जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के विक्टिम्स हैं उनके लिए हमने स्कीम दी कि प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, क्योंकि आपको यह अंदाजा नहीं था कि आने वाली फ्यूचर डेट पे टैक्स लग सकता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष हमने 33 टैक्सेशन ऑफिशियल्स को, जिसमें ग्रुप ए के भी थे 7 लोग, कंपल्सरीली रिटायर किया जिन पे आरोप थे। 72 को सर्विस से डिसमिस किया, जिसमें ग्रुप ए के 6 लोग थे। और इसलिए एक प्रकार से ईमानदार टैक्स पेयर के लिए एक रीजनेबल रेट्स हो जाए और वो टैक्स देता रहे, और चाहे अधिकारी बेईमान हो तो उसकी डिस्क्रिशन भी कम करो, उस पर कार्रवाई भी करो। ये हम लोगों ने इस बार ये कार्रवाई कई प्रकार की करने का प्रयास किया है। इंडिविजुअल टैक्सेशन प्रपोजल्स के संबंध में मेहताब जी का कहना था कि आपने कहा कि जो पेनल्टी है 50% से 200% तक होगी, इट्स अ वाइड रेंज। व्हाट इज द डिस्क्रिशन? द अर्लियर लॉ, मेहताब जी, द रेंज वॉज वाइडर, 100 to 300%. We have narrowed it down from 50 to 100. I am grateful, Mr. Saugat Roy has answered it. From 50 to 200, and we have put guidelines that if there is unreporting, it will be 50, and if it is deliberate misreporting, it can go up to 200. So we've created a distinction. So there are guidelines now as to how the discretion is to be exercised. When you said that your tax GDP ratio is low, it is low because we have to get people into the culture of paying taxes. The central taxes, you are right, the tax GDP ratio is 10.8%. But if you take the country as a whole, that is center and states together, the tax GDP is 16.6%. Mehtab ji also raised this question of remission, कि रेमिशन जो नहीं करता, उस वक्त ऑफर नहीं करता, उसके खिलाफ अपील नहीं है। उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील है, एंड ही कैन टेक दैट ग्राउंड एट दैट स्टेज। सो सम रेमेडी इज देयर, यू कांट हैव मल्टीपल रेमेडीज विच विल ओनली इंक्रीज लिटिगेशन। मिस्टर सौगत रॉय वांटेड टू नो व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग टू लिव अप टू व्हाट यू हैव सेड टू ब्रिंग डाउन कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू 25%. If I abruptly bring it down, I had linked it to the phasing out of the exemptions. So as I will phase out exemptions this year, we have, because exemptions are to be phased out with effect from dates which were notified in those exemptions. This year nothing gets phased out. So I would suffer a hit and not be able to maintain the fiscal deficit. But to show my honest intention, हमने 2 चीजें इस बार की दादा, कि जो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है इस देश में और कोई एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करता, तो उसको सीधा 25% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे। और जो 5 करोड़ से कम वाले हैं, इस साल उनका 1% हम कम कर रहे हैं, और 1% कम करते हुए उसको 25 तक लाएंगे। इस बार हमने उसका भी 1% कम कर दिया। कुछ लोगों ने कृषि की टैक्सेशन के बारे में कहा, इसमें संविधान में स्पष्ट प्रावधान है और इस दिशा में केंद्र का कोई इरादा नहीं है इसको लगाने का, क्योंकि कृषि क्षेत्र वैसे भी दबाव की परिस्थिति में है। एक विषय जो मैं कहूंगा जितेंद्र रेड्डी जी ने उठाया, सर, इन एनी केस मेहताब जी, यू आर अ वेटरन इन दिस हाउस. This category of people earning from agriculture in crores is very little. And in any case, please remember, under the Constitution of India, the center has no power. It's a state subject. And I would advise you not to advise your chief minister to levy it in Odisha. ये आपके अधिकार में है, पर उड़ीसा में मत लगाइए. I am aware of it.
देखिए, जो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, वन इज ऑनेस्ट एग्रीकल्चरल इनकम. यू मे हैव अ लार्ज इनकम विच इज अ सेपरेट केस, दैट्स अ रेयर केस. वो औसतन ऐसे केसेस नहीं है. कुछ केसेस ऐसे हैं कि लोग अन्य साधनों से कमाया हुआ धन उसको कृषि इनकम में पास ऑफ करते हैं. दैट्स अ केस ऑफ इवेशन. दैट विल बी डेल्ट विद अंडर द लॉ. दैट द असेसिंग ऑफिसर कैन डील विद. लेकिन इस बहाने कृषि पे लगे, ना केंद्र का इरादा है, ना केंद्र के पास इसका अधिकार है, और हम राज्यों को भी राय देंगे कि अभी इस देश की कृषि की जो स्थिति है उसको लगाने का कोई औचित्य नहीं है. एक प्रश्न श्री जितेंद्र रेड्डी ने उठाया है और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. वो सचमुच बहुत लोगों के नजर में नहीं आया, ना आई विल कॉम्प्लीमेंट श्री जितेंद्र रेड्डी फॉर रेजिंग दैट इशू. अंडर द न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ, there is no tax or TDS on acquisition of land and on land compensation. Even though there is no tax, but there is a TDS provision of the Income Tax Act which applies. So obviously there is a conflict between the provision of the Income Tax Act and the subsequently enacted land acquisition law. And I would compliment the honorable member for having noticed this contradiction. This dispute has also come up in the Kerala High Court, and they have given some judgment to this effect. I am seized of this problem, and I am going to take a view on this, because obviously the intention of the Parliament is expressed by the subsequent law, which is the 2013 law. So in view of this, we will try and resolve the anomaly which you have pointed out. That's all I want to tell the honorable member, while complimenting him from raising this particular issue. There are, Madam, 2-3 more issues which have been raised. कई लोगों ने सदन में भी, सदन के बाहर भी, टैक्स ऑन गोल्ड के ऊपर एक विषय उठाया है. मैंने पहले भी कहा कि देश को जीएसटी की दिशा में बढ़ना है, और जीएसटी की दिशा में बढ़ने की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं होगा कि हम लोग कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसको जीएसटी से बाहर रख पाएं, और बाहर रखते हैं तो जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्सेशन है या रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उसको 18% से नीचे मेंटेन करना अपने आप में कठिन होगा. और विशेष रूप से लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्सेशन न लगे, इसका औचित्य नहीं. लेकिन मैंने पहले भी सदन को आश्वासन दिया था कि इस ट्रेड में किसी का हैरेसमेंट हो, यह हम स्वीकार नहीं करेंगे. इसलिए स्पष्ट गाइडलाइंस दे दी गई हैं, और जिसके तहत सेल्फ असेसमेंट, हर राज्य वैट लगाता है, जो वैट की उनकी रिटर्न है वही टैक्स के लिए रिटर्न होगी. अधिकतर राज्य 1% लगाते हैं, केरला केवल 5% लगाता है. तो जो उनकी वैट की रिटर्न होगी उसी क्वांटम पे उनको 1% देना पड़ेगा. कोई फिजिकल वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन नहीं होगा. इसमें गाइडलाइन स्पष्ट रूप से दिए जा चुके हैं. और इसको और सरल करने के लिए हम लोगों ने एक डॉक्टर अशोक लहरी, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से पहले सरकार के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, और जो भी इसको इन्फोर्स करना और सरल करने के लिए उनके सुझाव होंगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे. टैक्सेशन तो देना पड़ेगा, लेकिन हैरेसमेंट हो किसी का उस बहाने, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे. इसके लिए जो भी आपके भी सुझाव हो आप दीजिए, हम निश्चित रूप से उन सुझावों को भी अपने आप में कंसिडर करेंगे. सब लगाने के लिए हमें कुछ बनानी है. अभी जब भी कोई ओनर जाता है गोल्डस्मिथ के पास में और बोलता है उसके पास कि ये हमको हार बना के दीजिए, तो हमारे चार मीनार के गलियों के अंदर में, हैदराबाद के चार मीनार के गलियों के अंदर में, वहां पे क्राफ्ट्समैन रहते हैं, कारीगर रहता है. तो वो बंगाली पीपल हैव कम सेटल देयर एज कारीगर्स. अभी ये कारीगर के पास में जो वो काम करा लेता है, कराने के बाद में अगर वो शॉप पे जाएगा तो शॉप के अंदर में आप टैक्स कीजिए, बट वो कारीगर के पास में अगर वो जाके वहां पे टैक्स सुझाव बिल्कुल स्पष्ट लेगा. आपका सुझाव सही है. इसलिए इस दुष्प्रचार का हिस्सा ना बने. जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है उस पर लगता है,
जिसकी पिछले वर्ष 12 करोड़ की टर्नओवर थी और इस वर्ष 6 करोड़ की टर्नओवर है, वो कारीगर नहीं होता, वो मेन ये रिटेल बिग शोज रूम्स के ऊपर है, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ये उसी पे है, जॉब वर्क पे नहीं, जॉब वर्क पे नहीं है, जॉब वर्क पे नहीं है। मैं केवल इतना कहूंगा कि इस पे जो भी इस चीज को इंश्योर करने के लिए डॉक्टर लहरी कमेटी सुझाव देगी, जिसमें ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, उसको हम लोग निश्चित रूप से कंसिडर करेंगे। और इसके साथ साथ नहीं लग आपने वही मेहताब जी वाली बात कर दी कि किसान 200 करोड़ की कमाता है, ग्रामीण क्षेत्र वाला 12 करोड़ की टर्नओवर तो नहीं करता। टर्नओवर 12 करोड़ हो ही नहीं सकती। देखिए, मैं दीपेंद्र जी, मैं आपने क्योंकि इस पर किया है, दिस बैक ऑफ द एनवेलप इकोनॉमी विल नॉट वर्क एंड आई विल गिव यू अ रीजन। आज आपको बहुत हमदर्दी है। आप याद रखिए कि 2013 में जब फिस्कल डेफिसिट 4.7, जब करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5% को क्रॉस कर चुका था, तो आप लोगों की सरकार 80-20 स्कीम लाई थी। और इस देश के अंदर सोना नहीं निकलता, सोने की खाने नहीं है, सारा विदेश से आता है। और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल गोल्ड इंपोर्ट में यह देश खर्चता है, फॉरेन एक्सचेंज। आपकी सरकार ने यह कानून पारित बना दिया था कि केवल वो व्यक्ति इस देश में सोना ला सकता है जो उसमें से 20% बाद में एक्सपोर्ट करेगा। उस वक्त तो गांव वाले की चिंता नहीं थी आपको, गांव वाला तो एक्सपोर्ट नहीं करता। और मैंने कभी ये सरकार की उदारदिली है कि हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज किया। 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, सरकार ने 26 मई को शपथ ली। 16 और 26 के बीच में एक आदेश पारित हो गया कि जिसमें 6 या 7 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस केवल इस देश में सोना वो ला सकते हैं। उस वक्त तो इस गांव वाले स्वर्णकार की चिंता आपको नहीं थी, मतलब। और वो डेट है 16 और 26 के बीच में। और हम लोगों की यह उधारदिली थी कि ये जो विषय था कि ये 16 मई और 26 मई के बीच में कैसे आदेश पास हो गया, हम लोगों की यह उधारदिली थी कि इसकी चिंता न करें। और तीसरा जो आपने कहा कस्टम ड्यूटी, आप गोल्ड इकोनॉमी को समझ लीजिए। द हायर द कस्टम ड्यूटी द मोर इज द स्मगलिंग। आज देश का जो पूरा कस्टम विभाग है, आप ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे रेगुलरली जाते हैं, किसी कस्टम अधिकारी से पूछ लीजिए कि व्हाट आर द स्मगल्ड आइटम्स। उनकी अधिकतर एनर्जी केवल गोल्ड स्मगलिंग को रोकने में लगती है। रोज किसी ना किसी कस्टम काउंटर पे वो पकड़े जाते हैं, समुद्र के हों या एयरक्राफ्ट के हों। और गोल्ड का और इस देश की जो एपिटाइट है सोने की, वो लगभग 1100 टन सालाना है। और उस एपिटाइट को भरने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज का सोना हर साल आता है। और शायद जब आपकी सरकार ने जब करंट अकाउंट डेफिसिट 4.7 पे था, तो इस 2.5 लाख करोड़ को बचाने के लिए, ताकि रुपया जो 69 पे था नीचे आए, इसीलिए शायद कदम उठाया होगा। मैं उस कदम के संबंध में नहीं कह रहा। जितनी कस्टम ड्यूटी आप बढ़ाते हैं उतना स्मगल्ड रूट से आता है, जितनी रीजनेबल रखते हैं उतना ऑफिशियल रूट से आता है। और इसलिए ये जो सुझाव आता है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो, इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो। तो मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकारें पहल करें
और सोने पे जो राज्यों में वैट लगाया हुआ है उसको समाप्त कर दें। केरल में चुनाव हो रहा है, वहां 5% वैट है। आपको 1% एक्साइज पे तकलीफ है, उस 5% वैट पे तकलीफ नहीं है। अरे वैट बढ़ा, मुझे आज तक ये राजनीति, ये अर्थव्यवस्था समझ नहीं आई कि सूट से तो आपको घृणा है लेकिन सोने से बहुत लगाव है। किसी कोई सर्दी में गर्म कपड़ा पहन ले हमें तकलीफ है, लेकिन सोने के साथ हमारा बड़ा लगाव है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस वित्त विधेयक में आरबीआई एक्ट में भी तब्दीली की गई है और देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में इसमें आरबीआई से भी चर्चा हुई और आरबीआई के साथ कंसल्टेशन में ये अमेंडमेंट्स हम लोगों ने ड्राफ्ट किए हैं कि देश में मुद्रास्फीति कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, ग्रोथ टारगेट्स उसकी वजह से सही हो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है हर साल 5 साल बाद उसका टारगेट तय हो और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जिसमें 3 नुमाइंदे सरकार के, 3 आरबीआई के हों और एक कास्टिंग वोट गवर्नर की हो उसमें से। इसके अतिरिक्त कई विषय और माननीय सदस्यों ने इसमें जोड़े हैं। मैं केवल 2 विषयों पे ध्यान करना चाहूंगा कि कई विषय ऐसे होते हैं बजट और फाइनेंस बिल पेश करने के बाद हमारे समक्ष आते हैं और समक्ष आने के बाद उस पे हम सुनवाई करते हैं और 4-5 ऐसे प्रपोजल हैं जो मैंने अमेंडमेंट्स दे दिए हैं जिनमें छोटी छोटी तब्दीलियां की हैं। कोई उस पर स्पष्टीकरण चाहेगा तो मैं दे सकता हूं। एक अंतिम विषय जो माननीय मेरे मित्र हर बार चर्चा होती है और मैं उसका इस बार थोड़ा आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगा। देश के जितने राज्य हैं आज 14th फाइनेंस कमीशन के बाद वो राज्य अपना टैक्सेशन इकट्ठा करते हैं और उनको सेंट्रल टैक्सेशन पूल से 42% हम सहायता करते हैं। इस 42% में के अतिरिक्त कुछ फाइनेंस कमीशन की स्पेशल ग्रांट्स होती हैं जो उन्होंने तय की हैं, कुछ उसके अलावा सेंट्रल स्कीम्स हैं, कुछ 100% फंडिंग है, कुछ 60-40 फंडेड है और कुछ ऐसे राज्य हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, वो डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं। इसके अतिरिक्त वेस्ट बंगाल और केरला रेवेन्यू डेफिसिट रहते हैं तो उनका रेवेन्यू पूरा करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। और आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद हैदराबाद तेलंगाना में जाने से आंध्र प्रदेश की स्वाभाविक एक कठिनाई है और इसमें जो कठिन एरियाज हैं, मैं केवल आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों के संबंध में कह दूं कि मैं केवल इसको बार बार उनको आश्वासन देता रहा हूं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश को किसी प्रकार से भी साधनों की कोई तकलीफ हम लोग आने नहीं देंगे। जो 13th फाइनेंस कमीशन था, 13th फाइनेंस अंडर, I'll say it in English because some of you understand English better. Under the 13th Finance Commission, the undivided states, that is both Telangana and Andhra taken together, had got 98,820 crores. In all grants taken together from the center over a period of 5 years. Andhra Pradesh has about 52% of the share, Telangana has about 48%. Now this comes to approximately Andhra's share, if the state was notionally divided 5 years earlier, comes to about 50,000 for the entire 5-year period.
Now Andhra has to start afresh. It has no Hyderabad, it has to build the capital, it has to complete Polavaram project, it has some central institutions. And we have provided to Andhra Pradesh central institutions to compensate them because a large number of central institutions have gone to Telangana. I am not counting most of them. So you got about 50,000 in the 13th Finance Commission, which is approximately about 10,000 on an average every year. But these are approximate figures. I may be slightly inaccurate. In the first year, that is 14-15, was a part year, so we paid the amounts. The amount of revenue that we gave, the taxation share for Andhra, shot up to 14,100 crores. In 15-16, we have given 21,900, which is the right of Andhra. There is no favor to Andhra Pradesh because something under the Reorganization Act has to be given. For revenue deficit under the Reorganization Act, over and above this 21,900, we have given 6,609. Then local bodies, we have given another 1,259 under the commission. Then SDRs have been given. Additionally, some more amounts are to be given under the Reorganization Act. And we have now already given, for the first year revenue deficit, Andhra has calculated it at about 13,000 crores. We are verifying that. We are on account paying Andhra Pradesh till the final amount is settled. This is one amount on which what we have given is less than what Andhra has claimed. You have, for the first year, that is 14-15, we have given 2,800 so far, because this will have to be given in installments annually. For all subsequent years, revenue deficit is being paid each year. This year also it will be paid, last year it has been paid. But first year some amount will have to be settled. For capital, we have already given 2,050. Niti Aayog has assessed a certain amount. Andhra Pradesh wants a little more than that. We can settle that amount. Backward region grants, Polavaram, some amount has been given. So totally over and above under the Reorganization Act, we have given over and above 14 Finance Commission 6,403. Some more has to be given towards capital. Some more has to be given for first year's revenue deficit. And Polavaram, we are trying to organize from the special fund which we have created under NABARD, so that substantial part of Polavaram will be funded. So all I want to assure you is that as a state which has lost a lot of revenue after the partition, every rupee that Andhra is entitled to and which it requires for, I know Odisha has a problem, but my problem, sir, my problem is, sir, my problem is, I'll tell you it's not a problem. Andhra has a few districts which are severe drought districts. So you also have that problem. The second problem is, under the Andhra Pradesh Reorganization Act, there is a central commitment on Polavaram. I can't go back on that commitment. We will, if Odisha has sir, we will settle it. We can address. Sir, we can look at Odisha's grievance. Mehtab ji. Sir, we can look at Odisha's grievance independently, but I can't go back on the Andhra Act. Sir, it's an act passed by both houses of Parliament. Sir, madam, I am conscious. Sir, I am conscious of Odisha's concerns. प्लीज 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 अभी उस विषय पे चर्चा तो नहीं हो रही है. प्लीज प्लीज. यस मिस्टर मिनिस्टर, यू कैन कंटिन्यू. प्लीज प्लीज.
Madam, all that I'll say is, after all, it was the UPA government which had proposed the Reorganization Act, and if there is a provision in the Reorganization Act, I can't disregard it. I have to honor that provision, and therefore I want to assure the honourable members that we will take it into consideration. Madam, with these few words, I commend that the Finance Bill 2016-17 be accepted. Yes. Now, please. ये बहुत प्लीज बैठिए ना, आपकी बात बोल दी है उन्होंने. What? No, not like this. Please, Jitendra ji, he has said whatever he has. No, not about Polarum project or anything. Please, no. Please. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. I will. Those against may say no. Yes. No. Please. ये नहीं, इस विषय पे अभी नहीं होगा. नहीं, आई एम सॉरी. यस. Madam, yesterday I had raised a point of order stating that under Article 110 subsection 1, Yes. I think the ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now, yes. Point of order अभी तो नहीं. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. Before passing, I will tell you, please. Yes, I know. The question is that clause 2 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clause 2 stand part of the bill. Minister to move amendment number 1. Madam, I move amendment number 1. The question is that clause 3, amendment is there, no? Sorry. The question is that amendment number 1 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The amendment is adopted. The question is that clause 3 as amended be stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clause 3 as amended stands part of the bill. The question is that clauses 4 to 6 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clauses 4 to 6 stands part of the bill. Honorable Minister to move amendment number 2 and 3. Madam, I move amendment number 2 and 3. The question is that amendments number 2 and 3 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The amendments are adopted. The question is that clause 7 as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clause 7 as amended stands part of the bill. The question is that clauses 8 to 15 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clauses 8 to 15 stands part of the bill. Minister to move amendments number 4 and 5. Madam, I move amendment 4 and 5. The question is that amendment number 4 and 5 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The amendments are adopted. The question is that clause 16 as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clause 16 as amended stands part of the bill. The question is that clauses 17 and 18 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 17 and 18 stands part of the bill. Minister to move amendment number 6. Madam, I move amendment number 6. Question is that amendment number 6 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. Question is that clause 9 as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 19 as amended stands part of the bill. इसके बाद ये होगा. The question is that clauses 20 to 29 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 20 to 29 stand part of the bill. Now I will have to say that. Motion. Minister to move the motion. Madam, I move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 2016-17 be taken into consideration. The question that motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. The Minister may now move that amendment number 7. Madam, I'm sorry. Is for suspension of Rule 81. Suspension of rule. Yeah. हो गया? वही तो, yes, you have moved that. No? Madam, I move amendment number 7. हाँ. The question is that amendment number 7 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is that new clause 29A do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. New clause 29A is added to the bill. The question is that clauses 30 to 40 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 30 to 40 stands part of the bill. Minister to move amendment number 8 and 9. Amendment 8 and 9. The question is that amendment number 8 and 9 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendments are adopted. The question is that clause 41 as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 41 as amended stands part of the bill. The question that clause 42 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clause 42 stand part of the bill. Minister may move amendment number 10 to 19. Madam, I move amendment number 10 to 19. The question is that amendment number 10 to 19 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendments are adopted. The question is that clause 43 as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clause 43 as amended stands part of the bill. The question is that clauses 44 and 45 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 44 and 45 stands part of the bill. Now amendment number 20. Amendment number 20. The question is that amendment number 20 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it.
amendment is adopted. The question is that clause 46 as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 46 as amended stands part of the bill. This is not the bill. Honorable Madam, as we मुझ पर चिल्लाने से पानी आएगा? बैठिए। ये शुक्रिया। Honorable